नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो है फ्रांसीसी अंग्ला फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध। ठीक है, यानी कर्नाटक वॉर पढ़ेंगे। तो कर्नाटक वॉर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कर्नाटक वॉर में फ्रांसीसी कंपनियों का, क्योंकि फ्रांसीसी वर्सेस ब्रिटिश का हुआ था युद्ध कर्नाटक वॉर। ठीक है, तो फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन, फ्रांसीसी कौन सी कंपनी कब आई, ठीक है, और उसके बाद कर्नाटक का 3 वॉर थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इसमें इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हो कि स्क्रीन पे एक दिख रहा है कि यहाँ पे लुई 14 नाम के एक राजा हुआ करते थे फ्रांस में। ठीक है, लुई 14 वो 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। कंपनी का नाम क्या था? कंपनी द इंडस ओरिएंटल। ठीक है, कंपनी द इंडस ओरिएंटल की स्थापना करते हैं लुई 14। समझ गए, लुइस 14 बोला जाता है। एक्चुअली फ्रांस में जो राजा बनते थे लुइस 1 2 3 4 5 इस टाइप के, लुइस 16 तक बने। 1789 में जब विरोध हुआ तो हट गए, वो वाला कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पे लुइस कौन थे? 14 थे। उन्होंने कंपनी का नाम क्या था? तो कंपनी डी, ठीक है, कंपनी दी इंडस ओरिएंटल। यहाँ तक समझ गए। इस कंपनी को स्थापना करने में सबसे ज़्यादा जो भूमिका रहा, उनके सम्राट के जो मंत्री थे उनका नाम था कोलबर्ट। तो कोलबर्ट ने इस कंपनी को स्थापना करने में मेन भूमिका निभाई, कोलबर्ट ने। यहाँ तक समझ गए। अब आता है कि जब कंपनी भारत में आता है तो पहली कोठी कहाँ बनता है? तो फ्रांस की पहली बस्ती कोठी भारत के सूरत में, ठीक है, फ्रैंक केरे यानी फ्रैंक केरे द्वारा स्थापित की गई। ठीक है, फ्रैंक केरे थे, उन्होंने भारत में क्या हुआ 1668 में, ठीक है, 1668 में स्थापना किया। यहाँ तक समझ गए। 1668 में सूरत में स्थापना किया पहली कोठी। दूसरी कोठी अगर बोला जाए तो लगभग 5 साल बाद मुसीपट्टनम में, यानी मसूलीपट्टनम बोला जाता है उसको, दूसरी फैक्ट्री की स्थापना किया। ठीक है, मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री। अब आते हैं कि यहाँ पे पौंडीचेरी की स्थापना, पुडुचेरी जो बोलते हैं ना अभी, पुडुचेरी की स्थापना एक फ्रांस के ही पर्सन थे जिनका नाम था फ्रांकोसिस मार्टिन। फ्रांकोसिस यानी फ्रैंको मार्टिन इनको बोला जाता है। ठीक है, पौंडीचेरी की स्थापना, फोर्ट लुई की स्थापना पौंडीचेरी में इन्होंने किया था। ठीक है, फोर्ट लुई की स्थापना पौंडीचेरी क्षेत्र जो था, ठीक है, बलिकोडापुरम, पौंडीचेरी क्षेत्र का बलिकोडापुरम के सूबेदार शेख खां लोधी द्वारा फ्रांसीसी को दिया गया था। जो आपका पौंडीचेरी का एक जगह है बलिकोटापुरम, ठीक है, बलिकोटापुरम के उस टाइम एक सूबेदार हुआ करते थे। उस सूबेदार ने फ्रांसिस के जो थे ना फ्रैंको मार्टिन को, उन्होंने क्या किया, ये पूरे आपका पुडुचेरी यानी पौंडीचेरी को दे दिया था। ठीक है, दिया था। तो वहीं पे पुडुचेरी की स्थापना किया था किसने? फ्रैंको मार्टिन ने। ठीक है, फ्रैंको मार्टिन में, और पुडुचेरी में ही फोर्ट लुई की स्थापना किया गया। समझ गए यहाँ तक। अब आते हैं यहाँ पर, आप देखते हो यहाँ पे क्या है, ट्रीटी ऑफ रिजविस। ट्रीटी ऑफ रिजविस का मतलब क्या है? कहता प्रारंभ में डचों द्वारा फ्रांस से यह जगह पौंडीचेरी, ठीक है, डचों ने क्या किया, डचों द्वारा फ्रांस से यह जगह यानी पौंडीचेरी छीन ली गई। डचों ने क्या किया, पहले तो छीन लिया। एक्चुअली यहाँ पे स्थापना तो मैंने बताया कि फ्रैंको मार्टिन ने किया था। ठीक है, किसने दिया था? सूबेदार शेख खां लोधी ने दिया था। समझ गए। बट जो डच कंपनी थे, उन दोनों फ्रांस और डच के बीच में झड़प होता है, और उसमें डचों ने स्टार्टिंग में क्या किया, पुडुचेरी को छीन लिया। लेकिन 1697 ईस्वी में रिजवी की एक संधि होता है, ट्रीटी होता है, और ट्रीटी के द्वारा क्या किया गया, फ्रांस और डच के बीच हुआ, और फिर से पुडुचेरी कहाँ चला गया? फ्रांस के पास चला गया। यहाँ तो समझ गए। अब आते हैं कि बंगाल में फिर विस्तार करने लगे फ्रांस। बंगाल विस्तार में बंगाल के सूबेदार एक हुआ करते थे शाइस्ता खां। शाइस्ता खां ने फ्रांसीसियों को आपका 1674 ईस्वी में एक जगह किराए पर दिया। ठीक है, एक जगह, बंगाल का जो क्या थे, सूबेदार हुआ करते थे शाइस्ता खां। ठीक है, अगर पूछा जाए उस टाइम कौन राजा था, तो उस टाइम राजा थे औरंगजेब। समझ गए ना, मुगल राजा औरंगजेब थे 1674 में। तो क्या हुआ कि जो औरंगजेब राजा थे, तो उन्होंने सूबेदार बनाया था बंगाल का। सूबेदार का मतलब उस आसपास एरिया को देख रेख करना, टैक्स को कलेक्ट करना उनका काम था। तो सूबेदार शाह शाइस्ता खान जो थे ना, फ्रांसीसियों को क्या किया, किराए पर दे दिया बंगाल को।
ठीक है। और जहाँ उन्होंने 1690 से 92 के बीच में चंद्रनगर की स्थापना, यानी चंद्रनगर जो था आपका कहाँ पड़ता है, बंगाल में, वहीं पर फ्रांस ने क्या किया, चंद्रनगर की स्थापना करता है। ठीक है। अब इसका अगर देखा जाए मुख्यालय 1701 ईस्वी में फ्रांसीसी ने अपनी सभी बस्तियों का मुख्यालय पंडिचेरी बना देता है। यहाँ तक समझ गया। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि फ्रांस में एक कंपनी बनता है 1664 में लुई 14 के द्वारा। ठीक है, ये हमने बताया। कंपनी का नाम था कंपनी द इंडस ओरिएंटल। ठीक है। मुख्य भूमिका कंपनी को बनाने में किनका था, कोलबर्ट का। कोलबर्ट कौन थे, जो वहाँ के सम्राट थे, उनके मंत्री थे। ठीक है। भारत में पहली कंपनी सूरत में बनता है, एस्टेब्लिश होता है 1668 में। ठीक है, पहली सूरत में। ठीक है, फ्रैंक केरो द्वारा स्थापना किया गया। दूसरा मैंने बताया कि 1669 में ठीक 5 साल बाद बनता है। ठीक है, मसूलीपट्टनम में। ठीक, यहाँ तो समझ गए। अब आता है कि पंडिचेरी की स्थापना, एक्चुअली पहले पंडिचेरी तो अगर देखा जाए पहले निजाम के अंदर था। निजाम यानी देखा जाए ओवरऑल तो मुगल के अंदर ही था, ओवरऑल इंडिया, बट फिर निजाम ने ले लिया था। निजाम जो है हैदराबाद वाला आसपास एरिया, ठीक है, उनके अंदर था। अब क्या होता है कि वहीं के सूबेदार, पंडिचेरी के एक सूबेदार हुआ करते थे जिनका नाम था शेर खां लोधी। ठीक है, शेर खां लोधी से, ठीक है, फ्रेंको मार्टी ने क्या किया, शेर खां लोधी से फ्रेंको मार्टी ने लिया। ठीक है। अब फ्रेंको मार्टिन जो क्या किया, पंडिचेरी की स्थापना किया, वहीं पे फोर्ट लुई की स्थापना किया गया, तो फ्रांस का। समझ गए यहाँ तक, यहाँ तक समझ गए। फिर कुछ समय के लिए क्या होगा कि फ्रांस से डचों ने छीन लिया। ठीक है, डचों ने छीन लिया। बाद में एक ट्रीटी होती है, जिस ट्रीटी का नाम है रिजविस की संधि। ट्रीटी का मतलब एक टाइप का समझौता। ठीक है, तो समझौता होता है, तो 1697 में, 1697 में समझौता होता है। पुनः फिर फ्रांसीसियों को पुडुचेरी मिल जाता है, यानी पंडिचेरी मिल जाता है। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब आता है कि फ्रांसीसियों का जो मुख्यालय था कहाँ बना, पंडिचेरी में। यानी देखा जाए सभी बस्तियों का मुख्यालय पंडिचेरी में बनाया गया। यहाँ तक क्लियर। अब आता है कि बंगाल में विस्तार कैसे हुआ, तो बंगाल के एक सूबेदार हुआ करते थे जिनका नाम था शाइस्ता खां। शाइस्ता खां ने 3000 के लगभग किराए पे, ठीक है, बंगाल को दे दिया। किसको दिया था, फ्रांसीसी को। ठीक है, फ्रांस को दिया। अब फ्रांसिस्को ने चंद्रनगर की स्थापना किया। ठीक है, बंगाल में। कब स्थापना किया, 1690 से 92 के बीच में। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, तो एस्टेब्लिश वाला था। अब आते हैं कि कर्नाटक का फर्स्ट वॉर कब होता है। अब एक्चुअली कर्नाटक का फर्स्ट वॉर, अब देखो क्या हुआ कि यूरोप में पहले तो बहुत से, जैसे यूरोप में अगर देखा जाए तो पहले आपका पुर्तगीज भी थी, डच भी, डेनिश, ब्रिटिश, ये सब थी, फ्रांस, ये सब था मतलब। लेकिन पहले मजबूत था। लेकिन वर्तमान में इस समय क्या हुआ कि दो यूरोप में सबसे मजबूत दल रहा, एक फ्रांस और दूसरा ब्रिटेन। ठीक है, क्यों दोनों मजबूत रहा, क्योंकि दोनों के पास नेवल सैनिक थी। ठीक है, इसीलिए रहा। अब आता है कि दोनों चाहता था, फ्रांस भी चाहता था और ब्रिटिश भी चाहता था कि आपका यूरोप में मेरा वर्चस्व रहे। समझ गए, यूरोप के साथ साथ और जगह पे भी रहे, बट यूरोप में मेरा वर्चस्व रहे, दोनों चाहते थे। ठीक है। अब ये लड़ाई का मेन कारण अगर देखा जाए, तो मूल कारण अगर कॉजेज, प्राइमरी कॉजेज देखा जाए, तो यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का विवाद होता है। ठीक है, यानी ऑस्ट्रिया सक्सेशन डिस्प्यूट होता है। ठीक है, जिसने भारत में भी दोनों शक्तियों के बीच में युद्ध पैदा किया। एक्चुअली ऑस्ट्रिया पोलैंड जर्मनी के आसपास एक कंट्री है, छोटा सा। उस कंट्री में ब्रिटिश चाहता था कि मेरा आदमी बने, मतलब मेरे से जो कांटेक्ट है, ऑस्ट्रिया का पर्सन जो मेरे पक्ष में ज्यादा बोलता है वो मेरा बने, और फ्रांस चाहता था कि मेरा बने। ठीक है, इसीलिए दोनों में ऑस्ट्रिया के चक्कर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। ठीक है, दोनों शक्तियों के बीच में झगड़ा होता है, और दोनों शक्तियों के बीच में झगड़ा क्या है, युद्ध के रूप में तब्दील हो गया। आगे क्या हो गया, चेंज हो गया। तत्कालीन कारण देखा जाए, ये तो आपका देखा जाए प्रारंभिक मूल कारण था। लेकिन प्रेजेंट में तत्कालीन कारण क्या था, तो ब्रिटिश सेना द्वारा इंडिया में फ्रांसीसी जलपोतों यानी फ्रेंच शिप को पकड़ लिया। यानी ब्रिटिश सेना ने क्या किया कि भारत में फ्रांस का जो जलपोत यानी शिप जहाज जो था, उसको लोगों ने जब्त कर लिया। समझ गए यहाँ तक। मुख्य अगर तत्कालीन कारण देखा जाए तो ये था। मुख्य घटनाक्रम क्या था, अगर देखा जाए मुख्य घटनाक्रम, मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर आते हैं। अब यहाँ समझ जाओ
कि पहले क्या होता है कि फ्रांसीसी कुछ शिप को अ, आपका ब्रिटिश ने हड़प करके रख लिया, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे फ्रांस का एक गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर जनरल, जिनका नाम था डुप्ले, ठीक है। फ्रांस के थे, अब इंडिया में थे, समझ गए, डुप्ले साहब, ठीक है, डुप्ले। अब क्या होता है कि डुप्ले साहब फ्रांस के एक और गवर्नर हुआ करते जो मॉरिशस में, उनका नाम था ला ब्रूडोने, ठीक है, ला ब्रूडोनिस, ठीक है, ला ब्रूडोनिस नाम के। तो उनको बुलाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि भाई देखो यहाँ पे ब्रिटिश ने अपने जो शिप है, जहाज को लोगों ने हड़प लिया है, ठीक है। तो उनको सपोर्ट, सहायता के लिए फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले क्या करते हैं, यहाँ देख रहे हैं, डुप्ले ने बुलाते हैं। अंग्रेजी क्या करते हैं, अंग्रेजों को पराजित कर मद्रास पर फिर अधिकार कर लेते हैं। और डुप्ले बुलाते हैं तो उनके सपोर्ट के लिए कौन आते हैं, ला बोर्डोनिस आते हैं। कहाँ रहते थे, तो ये मॉरिशस में रहते थे, फ्रांस का ही गवर्नर थे। यहाँ तक समझ गए। यानी कहानी ये है कि फ्रांस के शिप को ब्रिटिश ने कुछ जब्त कर लिया, तो उसको छुड़ाने के लिए डुप्ले, जो भारत के गवर्नर जनरल ऑफ फ्रांस के थे, मतलब फ्रांस के थे भारत में, और एक थे जिनका नाम क्या था, ला ब्रूडोने, वो थे मॉरिशस में, वो फ्रांस की था कब्जा में, ठीक है। तो उन्होंने सहायता के लिए मॉरिशस से बुलाता है इनको डुप्ले ने, और दोनों क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, और फिर पराजित करके मद्रास पर फिर अधिकार कर लेते हैं। यहाँ तक समझ गए ना, पहला, ठीक है। आई होप समझ में आता होगा आप लोग को, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ तक हड़प लेते हैं, ठीक है। अब आता है कि सेंट थोमी की लड़ाई बोला जाता है, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को बैटल ऑफ अयार भी बोला जाता है, सेंट थोमी की लड़ाई बोला जाता है, ठीक है। सेंट थोमी की लड़ाई बोलो या बैटल ऑफ अडयार बोलो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ, हाँ, सेंट थोमी, यह युद्ध नवाब अनुरुद्दीन, कर्नाटक के नवाब की सेना और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा जाता है। अब फ्रांसीसी सेना जो हुआ करते थे, उनका नाम था कैप्टन पैराडाइज, के नेतृत्व में एक छोटी सी फ्रांसीसी टुकड़ी ने नवाब अनुरुद्दीन को विशाल सेना को पराजित कर दिया। इसे बैटल ऑफ अडयार भी कहा जाता है, समझ गए। पहली बार है, आई थिंक फर्स्ट टाइम है, जो फ्रांस जो है ना हराया था, ठीक है। कहाँ पे, लैंड के ऊपर, समझ गए ना, यहाँ पे हरा दिया था। यहाँ तक क्लियर है। तो सेंट थोमी की अगर लड़ाई देखा जाए, तो सेंट थोमी की लड़ाई किसके बीच में होता है, तो कर्नाटक के नवाब हुआ करते थे जिनका नाम था अनुरुद्दीन, उनके और फ्रांस के बीच में लड़ा जाता है, और बैटल ऑफ अडयार इसी को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, बैटल ऑफ अडयार होता है। यहाँ तक हार गए थे अनुरुद्दीन, ठीक है। अब आता है कि प्रथम जो युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध की समाप्ति और संधि क्या होता है। अब जब ये सेंट थोमी की लड़ाई बोला जाता है, इसको समझ गए ना, सेंट थोमी की लड़ाई या अडयार की, ठीक है, इसको बोला जाता है। अब यहाँ देखो, अब कहता है कि इसकी संधि, तो कहता है कि एक्सला सापेल की संधि होती है, जिसको हम ट्रीटी ऑफ आक्सेन बोला जाता है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ आक्सेन 1768 में, सॉरी 1748 में समाप्त होता है। यानी लड़ाई तो सेंट थोमी की हुई, या अडयार का उसका नाम है, ठीक है, जगह पे हुआ था, समझ गए। अब क्या होता है कि उसकी समझौता जो हुआ उसको बोला जाता है एक्स ला सापेल या आचेन की समझौता, समझ गए। परिणाम क्या निकलता है, परिणाम ये निकलता है इस संधि के तहत भारत में मद्रास पुनः अंग्रेजों को वापस मिल जाता है, और बदले में उत्तरी अमेरिका में लुई वर्ग जो है ना, लुइस बर्ग जिसको बोलते हैं, लुइस बर्ग फ्रांसीसी को मिल जाता है, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन ही पूरे वर्ल्ड में कब्जा जमा कर रखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मद्रास मिल जाता है आपका ब्रिटिश को, और कौन से ट्रीटी के अनुसार, किस समझौता के अनुसार, तो उसको बोला जाता है एक्सला सापेल की। कौन से वॉर हुआ था, एक क्वेश्चन पूछेगा, तो वॉर का नाम था सेंट थॉमी या आडियार की वॉर, ठीक है। कौन हारा था, तो कर्नाटक के जो नवाब हुआ करते थे अनुरुद्दीन, वो हार गए थे। यहाँ तो समझ गए। अब पूछेगा कि भाई फ्रांसीसी जो थे, फ्रांसीसी जो गवर्नर, सॉरी कैप्टन जो थे, उनका नाम क्या था, तो कैप्टन पैराडाइज थे, ठीक है। उन्होंने हरा दिया था, एक छोटी सी टुकड़े सैनी ने हरा दिया था। यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं कि द्वितीय वॉर में देखते हैं सेकेंड में क्या होता है। सेकेंड में मैं यहाँ बताता हूँ आपको, देखो यहाँ पे मैप में, जैसे यहाँ पे मान लो कि ये ऐसा हो गया, ठीक है। मान लो कि भारत है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एरिया है ना यहाँ पे, उसको कर्नाटिक बोला जाता था। यहाँ मैं लिख देता हूँ इस एरिया को
ठीक है, इस एरिया को बोला जाता है कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक नहीं कर्नाटक बोला जाता है। ठीक है, ये जो एरिया था कर्नाटक, ये इधर जो हैदराबाद है ना, निजाम के अंदर आता था, निजाम के अंदर। ठीक है, निजाम के अंदर, समझ गए, ये निजाम के अंदर था। ठीक है, अब आते हैं कि क्या होता है कि इधर मराठा थे, इधर आपको पता है सब मराठा थे, मराठा। ठीक है, मराठा थे। अब क्या होता है कि यहाँ पे दो ग्रुप बनता है। ठीक है, दो ग्रुप बनता है। ठीक है, दो ग्रुप, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फर्स्ट में क्या होता है, ब्रिटिश होते हैं, और सेकंड में क्या होते हैं, फ्रेंच होते हैं। ठीक है, फ्रेंच होते हैं, पहला में ब्रिटिश और दूसरा में फ्रेंच। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब क्या होता है कि एक्चुअली यहाँ पे अनुरुद्दीन जो थे, अनुरुद्दीन जो मैंने बताया ना कर्नाटक का, जो हार गए थे, अभी हार गए। यहाँ पे एक मोहम्मद शाह, मोहम्मद नाम के एक पर्सन थे, उनको क्या नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, अब एक्चुअली होता क्या था कि उस समय ये पूरा जो यहाँ पे नवाब बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पूरा जो कंडीशन जो भी कैप्चर जो था निजाम का था। ठीक है, निजाम से पूछ करके होते थे, बट इस टाइम क्या होता, निजाम को पूछा नहीं गया, और निजाम को पूछा नहीं गया तो मोहम्मद साहब बन जाते हैं यहाँ का। ठीक है, नवाब बन जाते हैं। अब क्या होता है, कुछ टाइम के बाद मोहम्मद साहब की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब जब डेथ हो जाती है तब यहाँ पे होता है कि भाई अब कौन बनेगा नवाब। ठीक है, तो मोहम्मद शाह के बेटा भी थे, तो उनको बोला गया कि भाई शायद वो बन सकते हैं। ठीक है, और मोहम्मद शाह के दामाद थे, तो उनको बोला गया कि भाई वो बन सकते हैं। समझ गए, यहाँ तक क्लियर। तो बेटा और दामाद यहाँ पे दोनों, यहाँ तक समझ गए। तो कर्नाटक के दावेदार के रूप में अगर देखा जाए तो कर्नाटक के दावेदार के रूप में कौन थे, तो इनका अनुरुद्दीन का जो बेटा हुआ करते थे मोहम्मद अली। ठीक है, तो मोहम्मद अली जो मैंने बताया ना मोहम्मद शाह, तो वो बन जाते हैं। ठीक है, दावेदार ये थे। दूसरा दावेदार कौन थे, तो कर्नाटक के चंदा साहब थे। मैंने बताया कि चंदा साहब उनके दामाद थे। अब यही कंडीशन चल रहा था, यहाँ तक समझ गए। यहाँ पे दो दावेदार थे, कर्नाटक में दो दावेदार थे। ठीक है, एक को थे चंदा साहब, चंदा साहब अनुरुद्दीन के दामाद थे, और दूसरा का नाम था मोहम्मद अली, मोहम्मद अली जो थे। ठीक है, ये थे। अब ये कंडीशन चल रहा था। तब तक क्या होता है कि तब तक क्या होता है कि मराठा कर्नाटक के ऊपर अटैक कर देते हैं, यहाँ पर अटैक कर देते हैं। अब अटैक करके चंदा साहब को लेकर चले जाते हैं, और ये तो बाद में मर जाते हैं। ठीक है, चंदा साहब को लेकर के चले जाते हैं। ठीक है, अब चले जाते हैं तो यहाँ पे कौन हो जाता है, खाली हो जाता है कर्नाटक। समझ गए, यहाँ तक क्लियर हो गया, खाली हो गया कर्नाटक। और निजाम में देखो, निजाम का भी डेथ हो जाता है, तो निजाम का दो दावेदार थे, एक का बेटा का नाम था नासिर 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 जंग उनका नाम था, और दूसरे का नाम था मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग। अब यहाँ हैदराबाद में चल रहा है भाई कांड। अब यहाँ पे कौन बनेगा, बस यहाँ पे हैदराबाद में क्या होता है कि बनना चाहिए जो काम था मुजफ्फर जंग, भतीजा थे, बट बन जाते हैं नासिर जंग। अब मुजफ्फर जंग चाहते हैं कि भाई मैं बनूं, यहाँ पे यही कंडीशन था। बनना कौन चाहते थे, चंदा साहब, बन जाते ही फिर बाद में चंदा साहब को मराठा अटैक करके लेके चला जाता है, फिर बाद में सॉर्ट आउट होता आते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लो, अब क्या होता है कि ब्रिटिश के साथ, अब जब आते हैं तो ब्रिटिश के साथ कौन शामिल हो जाते हैं, तो यहाँ देखो, पहली बात ब्रिटेन बोलता है हैदराबाद को कि नासिर जंग ब्रिटेन के साथ चले जाते हैं। और ये मुजफ्फर जंग जो थे, मुजफ्फर जंग किसके साथ आ जाते हैं, फ्रांस के साथ। फिर चंदा साहब भी चाहते थे भाई, चंदा साहब कि मैं बनूं, तो चंदा साहब फ्रांस के साथ आ जाते हैं। अब मोहम्मद अली जो थे वो किसके साथ चले जाते हैं, अली साहब चले जाते हैं ब्रिटिश के साथ। समझ गए ना यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लो, तो ब्रिटिश के ग्रुप में कौन था, ब्रिटिश तो था ही, नासिर जंग भी थे, और अनुरुद्दीन का जो बेटा था मोहम्मद अली था वो था। लेकिन अब क्या होता है कि यहाँ पे फ्रांस में कौन था, तो मुजफ्फर जंग यानी हैदराबाद के दावेदार था, और चंदा साहब कर्नाटक के दावेदार थे जो फ्रांस के साथ थे। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने भी बताया कि जब अटैक किया आपका मराठा, तो चंदा साहब को लेकर चला गया।
अब चंदा साहब जब आते हैं तो चंदा साहब जाकर बोलते हैं किसको, नासिर जंग अनउद्दीन को, भाई ठीक है, अनउद्दीन को बोलते हैं कि भाई मैं यहाँ का राजा हूँ। तो बोलता कहाँ, भाई निकलो यहाँ से सीधे, ठीक है, समझ गए ना। तो बनने नहीं देता, इसीलिए कि जा करके फ्रांस से मिल जाते हैं, समझ गए। सेम एडिटी नासिर जंग बन जाते हैं कहाँ का, हैदराबाद का। बट वहाँ दावेदार कौन थे, मुजफ्फर जंग। बस दोनों में हो जाता है कि भाई हम बने इस टाइप के। तो दावेदारी के लेकर के लड़ाई होता है, यहाँ तक समझ गए ना, दावेदारी को लेकर। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि स्थानीय दावेदारी का समर्थन अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास करता है। यानी हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में अगर देखा जाए तो उत्तराधिकारी के लेकर के विवाद हुआ था, समझ गए यहाँ तक। मैंने क्या बताया, एक ग्रुप में फ्रांस में कौन बनते हैं, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग बनते हैं, और ब्रिटिश के ग्रुप में नासिर जंग और अनउद्दीन के बेटा जो मोहम्मद जो थे वो बनते हैं। यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं यहाँ पे आगे। अब क्या आता है कि इसी लड़ाई को हम बोलते हैं अंबूर की लड़ाई, ठीक है। अंबूर की लड़ाई 1748 में होता है, 49 में होता है। देखो 1748 में पहला बैटल हुआ था, ठीक है। एक्सला-शापेल की संधि के थ्रू मद्रास किसके पास चला गया था, ब्रिटिश के पास, ठीक है। अगले साल फिर हो जाता है दावेदारी को लेकर के, तो फ्रांसीसी गुट ग्रुप में आ जाते हैं कौन कौन, मैंने बताया था, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब, ठीक है। अब क्या होता है कि ग्रुप 2 में मदद से चंदा साहब ने कर्नाटक के नवाब अनउद्दीन को मार देता है। मैंने बताया ना, अनउद्दीन का बेटा मोहम्मद अली था, ठीक है, यहाँ पे था ना, अनउद्दीन को मार देता। अनउद्दीन का बेटा मोहम्मद अली भागकर त्रिचुलो, ये आपको त्रिचिपोली में चला जाता है, त्रिचिनोपोली के अंदर चला जाता है। त्रिचिनोपोली इधर केरला साइड में है, ठीक है, वहां चला जाता है और शरण लेता है। इसके बाद क्या होता है कि चंदा साहब कर्नाटक का नवाब बन जाते हैं, यानी साहब बन जाते हैं, और अर्काट को अपनी राजधानी बना देते हैं, समझ गए यहाँ तक, अर्काट को अपनी राजधानी बना देते हैं। अब 1950 में क्या होता है कि 1750 में क्या होता है, हैदराबाद के निजाम जो थे नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी सेना को, ठीक है, जीजी नदी के किनारे पराजित कर दिया। नासिर जंग ने ब्रिटिश के सपोर्ट से क्या करता है, फ्रांसीसी सेना को और मुजफ्फर जंग को हरा देता है। लेकिन नासिर जंग की आपसी सेना विद्रोह के कारण अपनी सेना नासिर जंग के खिलाफ हो जाती है। ये क्या होता है, विद्रोह कर उसे ही मार देता है, नासिर जंग को, समझ गए। अब ये जो कहानी है डुप्ले देख रहा है, ठीक है। डुप्ले कौन है, फ्रांस का गवर्नर जनरल देख रहा है। और डुप्ले की नीति क्या होता है, फ्रांसीसी गवर्नर ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब बना देता है, क्योंकि नासिर जंग मर जाते हैं। अब मुजफ्फर जंग की जब मृत्यु होती है उसके बाद फ्रांसीसी अधिकारी बूसी ने निजाम के पुत्र सलावत जंग को हैदराबाद का निजाम, यानी दूसरा जो पुत्र था, उनको बना देते हैं। अब देखो क्या कहानी है, समझने वाली बात है, हिस्ट्री डीपली याद करने की जरूरत नहीं, समझो कहानी क्या है। मैंने बताया ना कि क्या होता है कि हैदराबाद में निज़ाम के अंदर था कर्नाटक, कर्नाटक है, कर्नाटक नहीं है, ठीक है। और जो भी कर्नाटक में जो काम होता था तो निज़ाम के अंदर मतलब बातचीत करके होता था। बट कर्नाटक में क्या होता है, अनउद्दीन नवाब बन जाता है, वो पूछता ही नहीं है निज़ाम को, और निज़ाम को बुरा लगता है, भाई तुम हमसे पूछे क्यों नहीं कि मेरे अंदर हो, ठीक है। अब ये हो जाता है। फिर क्या होता है कि वो लड़ाई होता है, पहला मैंने बताया अनउद्दीन को हार जाता है अनउद्दीन, ठीक है। मैंने बताया ना पैराडाइज जो हरा देता है आपका फ्रांस पहला वॉर में, ठीक है, संधि हो जाता है, ठीक है। एक्सला सापेल की संधि हो जाती है, ठीक है। अब आता है कि उसके बाद क्या होता है कि अनउद्दीन अपने बेटा को बनाने की कोशिश करता है जिसका नाम था मोहम्मद अली। बट दावेदार चंदा साहब उनके दामाद थे, कि टैलेंट थे, हर चीज काम ही करते थे। दूसरा, अगर निज़ाम के तरफ देखा जाए तो निज़ाम में नसरुद्दीन और निज़ाम का जो बेटा हुआ करता था, ठीक है, उसका नाम था नासिर जंग, ठीक है। और दूसरा कौन था, उसका नासिर जंग, और उनके भतीजा था जिसका नाम था मुजफ्फर, ठीक है, मुजफ्फर जंग। अब मुजफ्फर जंग टैलेंट था, वो सब काम करता था, बट नासिर जंग को बना दिया जाता है। अब ये मतलब अपने उत्तराधिकारी के चक्कर में लड़ाई लड़ लेते हैं, ठीक है, यहाँ तो समझ गए। अब क्या होता है कि लड़ाई होता है, तो पहला मैंने बताया कि अंबूर की लड़ाई होता है 1749 में।
उसमें फ्रांसीसी गुट क्या होता है, चंदा साहब ने कर्नाटक के नवाब अनूरुद्दीन को मार देते हैं और उनके बाद बेटा उनका मोहम्मद साहब जब भाग जाता है, ठीक है, अब भाग के जाके त्रिचुनोपैली में जाकर के शरण ले लेता है, समझ गए। तो वहाँ का कर्नाटक का नवाब बन जाते चंदा साहब। दूसरी तरह हैदराबाद में क्या होता है कि हैदराबाद का जो नवाब हुआ करता था जिनका नाम था नासिर जंग ने आपको फ्रांसीसी सेना को हरा देता है जिंजी नदी के किनारे, परंतु नासिर जंग के सेना ने ही विद्रोह करके उनको मार देता है, समझ गए। अब हैदराबाद का निजाम खत्म। अब जब वो मर जाते हैं तो उसके बाद मुजफ्फर जंग बन जाता है। अब फिर मुजफ्फर जंग के भी कुछ दिन के बाद मृत्यु हो जाती है। तो फ्रांसीसी जो थे, डुप्ले ने क्या करता है, डुप्ले फ्रांसीसी अधिकारी बुस्सी ने, डुप्ले का रणनीति देखो, फ्रांसीसी अधिकारी वहां बैठा दिया बुस्सी। अब बुस्सी ने निजाम के जो दूसरा पुत्र था उनका नाम था सलावत जंग, उनको हैदराबाद का नवाब घोषित कर देता है। यहां तक समझ गए। अब आते एक कहानी था, रॉबर्ट क्लाइव नाम के एक पर्सन था जो ब्रिटिश था, उसका उदय होता है 1752 में। ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने मराठा सरदार, ठीक है, मुरारी राव की मदद से चंदा साहब की राजधानी अर्काट पे अचानक से अटैक करता है, समझ गए। अब देखो रॉबर्ट जो क्लाइव था बहुत विजनरी था पर्सन, बहुत ज्यादा चालाक था, ठीक है। अब वो क्या करता है, कर्नाटक पे अटैक करता है। मैंने बताया कि चंदा साहब राजा बन गए थे नवाब, और वो अर्काट को राजधानी बनाते। तो उसने क्या किया कि किसके साथ, मराठों के मदद से क्या करता है, अर्काट पे अटैक करता है और उस पर अधिकार कर लेता है। और चंदा साहब को कर्नाटक छोड़ना पड़ा और बाद में उसकी हत्या कर देता है। चंदा साहब छोड़कर भाग जाते हैं, अब बाद में उनकी हत्या कर देता है, ठीक है। इसके बाद अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना। कहानी सोचो, मोहम्मद अली के फादर कौन थे, अनुरुद्दीन को मार देता है चंदा साहब को मार देता है, चंदा साहब बन जाता है कर्नाटक का नवाब, और चंदा साहब अर्काट अपना राजधानी बना देता है। और उसका जो बेटा था मोहम्मद अली वो भाग जाता है, और अब भाग करके मैंने बताया तिरुवनंतपुरम में चला जाता है, और वहां जा करके वो मदद लेता है ब्रिटिशों से, समझ गए। अब ब्रिटिशों से मदद लेता है तो ब्रिटिश ने मराठों का सपोर्ट लेता है, क्योंकि ब्रिटिश दैट टाइम सपोर्ट लेते थे क्योंकि उतनी स्ट्रांग नहीं थे। मराठों के सपोर्ट लेकर के फिर चंदा साहब पर अटैक करते हैं और चंदा साहब को हरा देते हैं, बाद में चंदा साहब को मार देते हैं, और फिर मोहम्मद अली को अनुरुद्दीन का बेटा को नवाब बना देते हैं, कहाँ का, कर्नाटक का। समझ गए यहाँ तक। अब आता है युद्ध की समाप्ति कैसे होती है। तो पंडिचेरी की एक संधि होती है, पंडिचेरी की संधि, और संधि से क्या होता है, युद्ध की समाप्ति हो जाती है। अब युद्ध समाप्ति में इसके तहत क्या होता है कि दोनों पक्ष भारतीय राजाओं के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करने का वादा करते हैं, कि भाई भारतीय राजाओं के बीच में आंतरिक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, दोनों वादा करते हैं। बट ब्रिटिश तो ब्रिटिश थे, ठीक है। अब आते हैं कि थर्ड बैटल, ठीक है, दो हमने बैटल पढ़ लिया, थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक, थर्ड कर्नाटक बैटल में। अब कहता है कि यहाँ पे मूल कारण क्या था, मुख्य कारण अगर बोला जाए तो यूरोप में शुरू होता है। इसको बोलता है कि 7 ईयर वॉर बोला जाता है, यानी सप्तवर्षीय वॉर बोला जाता है। भारत में भी इसका इफेक्ट पड़ता है, इस युद्ध का वैश्विक संघर्ष होता है भारत में भी, ठीक है। शुरुआत कहाँ होता है कि शुरुआत भारत में इस युद्ध की शुरुआत होती है 1758 में, ठीक है। और फ्रांसीसी जो गवर्नर हुआ करता था उसका नाम था काउंट डी लाली, काउंट डी लाली के आगमन के साथ होता है, समझ गए। काउंट डी लाली आता है, उसके बाद शुरू होता है। अब क्या होता है, उससे पहले ध्यान रखना कि डुप्ले को हटा दिया जाता है यहाँ से, क्योंकि डुप्ले जो सेकेंड वॉर जो हुआ था ना उसमें कोई परिणाम नहीं आया था, इसीलिए उसको हटा दिया गया, ठीक है। यही पर फ्रांसीसी का बहुत बड़ा गलती हो गया, ठीक है, क्योंकि डुप्ले विजनरी था, वो टक्कर देता पूरा। अब आते हैं वांडीवास की निर्णायक, इसको वांडीवास की लड़ाई बोला जाता है, वांडीवास की लड़ाई बोला जाता है। ये याद रखना, इसको मैं बोल रहा हूँ कि याद रखना, 22 जनवरी 1760 में हुआ था वांडीवास की लड़ाई, थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक इसी को बोला जाता है, ठीक है। यह युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना के बीच में भारत में सर्वोच्चता के लिए लड़ा गया निर्णायक युद्ध था। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था, उनका नाम था सर आयरकूट, ठीक है। और फ्रांसीसी का काउंटे डी लाली था, समझ गए, काउंटे डी लाली फ्रांसीसी का था। अब परिणाम क्या होता है कि इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना बुरी तरह हारती है, और जिससे भारत में उसके साम्राज्य विस्तार की संभावना हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर हो गया, हमेशा के लिए। 20 जनवरी 1760 को वांडीवास की लड़ाई यानी कर्नाटक का थर्ड बैटल होता है, ठीक है। इसमें ब्रिटिशों का सेना का नेतृत्व करने वाले थे, उनका नाम था सर आयरकुट, ठीक है। और फ्रांसीसियों का सेना का नेतृत्व करने वाले जिनका नाम था काउंट डी लाली, ठीक है, काउंट डी लाली। यहाँ तक समझ गए। परिणाम होता है इस युद्ध में, 7 वर्षीय युद्ध में जो यूरोप से लेकर के इंडिया तक था, इस युद्ध में फ्रांसीसियों का बुरी तरह हार हो जाती है, ठीक है। यहाँ तो समझ गए। अब जब हार हुई तो भाई कोई भी युद्ध हो लास्ट में शांति पर ही आता है, चाहे कितने भी झगड़ा हो जाए लास्ट में पंचायती पर ही आता है। सेम कोई भी वॉर हो लास्ट में शांति पर आता है। तो तृतीय युद्ध की समाप्ति होती है, फिर संधि होती है। अब पेरिस में ही संधि होता है, ट्रीटी होता है, इसको बोला ट्रीटी ऑफ पेरिस बोला जाता है। 1763 में समाप्त होता है युद्ध। शर्त क्या रखा गया? शर्त रखा गया कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से भारत में उनकी किलेबंदी यानी फोर्टिफिकेशन वाला करने और कारखाना स्थापित करने का अधिकार छीन लिया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से ये ट्रीटी संधि किया कि भाई भारत में आप कोई भी कारखाना या किले नहीं बना सकते हो, ठीक है। इस संधि के द्वारा फ्रांसीसी भारत में सिर्फ एक व्यापारी कंपनी बनकर रह गया और उसकी राजनीतिक सैनिक महत्वाकांक्षा पूरी तरह समाप्त हो गया, ठीक है। अब एक बार मेंस में बीपीएससी में कि कौन से वॉर के कारण फ्रांसीसी ये नाम मात्र की कंपनी बन के रह गए, ठीक है। किस वॉर के कारण? दें या वांडीवास के कारण। और ये भी था, उसी क्वेश्चन में भी था कि इससे पता लग गया कि दोनों में कौन भारत में रह सकता है, यानी रियल में कौन रह सकता है, तो ब्रिटिश रह सकते हैं। समझ गए ना? आता आई होप आप लोग को कर्नाटिक वॉर बहुत समझ में आया होगा। मैंने पूरा कहानी बताने की कोशिश किया कि भाई ऐसे ऐसे कहानी है, ये पहले हुआ, ये पहले हुआ, ये पहले हुआ। समझ गए यहाँ तक? अगर आप लोग को समझ में आता तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।